हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस की तरफ से आपको 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डेट है आज की 26 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल आज हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में ये जो ग्लोबल फायर पावर है, यहाँ पर फायर पावर का मतलब ये होता है कि आपके पास मिलिट्री पावर कितनी है, और इसी मिलिट्री पावर को कैलकुलेट करने के लिए ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है। इसमें यही बताया जाता है कि किसी के पास कितना स्ट्रेंथ है मिलिट्री में, उसके हिसाब से इनको रैंक दिया जाता है। कितने अच्छे से ये लोग लड़ाई कर सकते हैं, इनके पास लैंड, सी या एयर तीनों मोड में कितने कन्वेंशनल वेपन्स हैं जिससे इन लोग की मारक क्षमता हम डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो इसको लगभग लगभग ऐसे 50 इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, 50 इंडिविजुअल फैक्टर के आधार पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि जोग्राफिकल लोकेशन क्या है आपका, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी कितनी है, लैंड फोर्स कितने हैं, एयर फोर्स कितना है, नेवल पावर कितना है आपके पास कितना फाइनेंस है जिससे आप ये सारे लोगों को मैनेज करते हो। इसके अलावा आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, इवन आपके पास कौन कौन से हथियार हैं, या फिर सब कुछ हम इसमें मतलब कैलकुलेट करके चलते हैं और उसके बेसिस पर फिर हम लोग ये वॉर मेकिंग कैपेबिलिटी निकालते हैं। की टेकअवेज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सबसे पावरफुल आर्म्ड फोर्स इनका देखा गया है। इसके बाद रशिया है, फिर चाइना, और चौथे नंबर पर इंडिया का रैंक है। इंडिया के पास 542 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, सबमरीन्स 17 हैं, टैंक्स की बात करें तो 4730 टैंक्स हैं, और 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तान का इसमें 10वां रैंक है, अब आप खुद ही समझ लीजिए। इसमें यहाँ पर ईरान, इंडोनेशिया, इजराइल इन सबको सरपास कर चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई है इसमें। अगला आर्टिकल हमारा इंडियाज ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में एक नई आर्कटिक पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है इंडिया के द्वारा, जिससे कि वो लोग इस आर्कटिक रीजन में अपने रिसर्च को थोड़ा एक्सपैंड कर सकें। दूसरा, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। यहाँ पर आप देखना कि आपको पता है कि एक सेंसिटिव एरिया है जिसको हमें कंजर्व करना है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ टूरिज्म नहीं है, यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिज्म है, ऐसा टूरिज्म जिससे यहाँ के इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की तरफ हम ना आगे बढ़ रहे हों। और साथ ही साथ यहाँ पर मिनरल ऑयल या गैस का एक्सप्लोरेशन हम कैसे कर सकते हैं इस आर्कटिक रीजन में, इन सब के लिए एक आर्कटिक पॉलिसी बनाई जा रही है। इसका जो नोडल बॉडी है ना, वो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना जिससे यूपीएससी क्वेश्चंस इस तरीके से बनाती है, हमें पता भी नहीं चलता। मतलब एग्जाम में जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है अच्छा ऐसी भी कोई बॉडी है क्या। अब इसमें बहुत कॉमन सी बात है, इसमें 2-3 स्टेटमेंट्स जो भी बनेंगे ना, वो बनेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। 2 ऑब्जेक्टिव तो बहुत कॉमन है, हम अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको रख सकते हैं। जैसे कि अब जायज़ सी बात है, अगर आर्कटिक पॉलिसी कुछ बन रही है तो जायज़ सी बात होगी कि वहाँ पर हम किस हिसाब से साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, रिसर्च कैसा कर सकते हैं, उन सबको प्रमोट कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है ना, लिखा होगा। तो यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें हैं कि अर्थ साइंस की बात हो या बायोलॉजिकल साइंस की बात हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई चीज़ हो या स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, ये कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, इन सबको प्रमोट करने के लिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव भी बहुत कॉमन है कि हम यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कैसे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है हमारे पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, उन सभी प्रोग्राम्स को हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे प्लानिंग बना सकते हैं। ये 2 तो हम अपने नॉर्मल दिमाग से भी सोच सकते हैं अगर हमें नहीं भी पता हो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तीसरा जो है कि प्रमोटिंग आर्कटिक टूरिज्म, ये इसके नाम से पता नहीं चल पा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो नाम है वो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। यहाँ पर कहीं पर भी टूरिज्म का जिक्र भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये आर्कटिक टूरिज्म मतलब कि सस्टेनेबल टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहा है। मतलब ऐसी स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग्स हमें बनाने की ज़रूरत है जो कि वहाँ पर टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करे, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करे। यहाँ पर ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी के कुछ पिलर्स हैं, 5 पिलर के ऊपर ये पूरी की पूरी पॉलिसी बेस्ड है। इसमें साइंस और रिसर्च तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
कोऑपरेशन, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी कितनी अच्छी बनाई जा सकती है टूरिज्म के लिए भी और बाकी रिसर्च के लिए भी। साथ ही साथ यहाँ पर अच्छा गवर्नेंस या इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम कैसे देख सकते हैं और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, इसको आप खुद से भी समझ सकते हो। यहाँ पर एक बात है कि ये जो आर्कटिक सर्कल है इसके बारे में थोड़ा सा एक बार हम जान लेते हैं कि ये जो आर्कटिक रीजन है ये एक आर्कटिक सर्कल के अंदर वाला रीजन है, जो कि एक पोलर रीजन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे टॉप वाला जो पोर्शन, इतना तो सबको पता होगा, नॉर्थ पोल यहाँ पर इसके सेंटर पे आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन कौन से कंट्रीज इसमें आर्कटिक सर्कल में आते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा रशिया, उसके बाद आता है कनाडा, डेनमार्क, यहाँ पर यूएसए, ये जो अलास्का रीजन है ना इससे यूएसए भी ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर आप याद रखना कि डेनमार्क भी है। डेनमार्क चूंकि हम जब मैप में देखते हैं तो नीचे दिखता है, लेकिन ग्रीनलैंड के आने की वजह से ये डेनमार्क भी काउंट होता है, आइसलैंड है और हमारा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि यहाँ पर सीजनली हम लोग स्नो या आइस कवर भी देख सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। एक बार हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और इंडिया और आर्कटिक का क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो इंडिया का इंगेजमेंट है ना आर्कटिक सर्किल के अंदर वाला, ये स्टार्ट हो गया था स्वालबार्ड ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ 1920s में। 1920 में ये जो स्वालबार्ड ट्रीटी इन पेरिस कनेक्ट किया गया था उसको इंडिया ने साइन किया था। इसके बाद सीधे आता है 2007 का माहौल, जब इंडिया ने पहली बार अपना पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा था यहाँ पर। साथ ही साथ 2008 में अगले साल इन्होंने एक रिसर्च स्टेशन जिसका नाम हिमाद्री है, वो इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस यहाँ पर बना दिया। और यहाँ पर कुछ अजीब सा नाम लिखा है, पढ़ सकते हो कि यहाँ पर बनाया है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हिमाद्री वाला जो है ना, इसमें 180 डेज लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब 180 डेज रहते हैं। जब एक्सट्रीम विंटर आता है तो फिर यहाँ से लोग आ जाते हैं। फिर एक है इंड आर्क, ये हमारे देश का पहला मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जिसको यहाँ पर कुछ बनाया गया था 2014 में। और 2016 में इंडिया ने सबसे नदर्न मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी बनाया है, ठीक है, और उसको बनाया है गुरुविदित में। आर्कटिक काउंसिल की बात भी हम कर सकते हैं। आर्कटिक काउंसिल जो है ना वो एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल स्टेज है, जहाँ पर जितने भी अभी आर्कटिक सर्किल के अंदर कंट्रीज थे उन्होंने एक फोरम की स्थापना की थी ओटावा डिक्लेरेशन के अंदर 1996 में। यहाँ पर ओटावा डिक्लेरेशन कभी यूपीएससी पूछता है किससे रिलेटेड है, तो ये आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड है। यहाँ पर जो भी इन्होंने मुद्दे डिस्कस किए उसके बेसिस पर इन्होंने ये समझा कि यहाँ पर बहुत सारा ऑयल और गैस का रिजर्व है जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी रिसर्च थे जो कि यहाँ पर कंडक्ट कर सकते थे, और चूंकि इसमें कुछ गलत तरीके से लोग इंटरप्रेट या फिर उसको इन्वायरमेंटली डैमेज ना कर सकें, इसलिए ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 8 कंट्रीज हमने पढ़े ना, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, इसके अलावा 6 और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिजीनियसली यहाँ पर इसके मेंबर्स में काउंट होते हैं, और इनको स्टेटस ऑफ परमानेंट पार्टिसिपेंट्स काउंट किया जाता है। जो भी डिसीजन होने की बात होती है वो हमेशा कंसेंसस के बेसिस पर होता है। ये 8 मेंबर्स के कंसल्टेशन और ये जो परमानेंट पार्टिसिपेंट्स हैं इन सबके कंसल्टेशन के बाद ही कोई डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन सुंदरबन से रिलेटेड है। आप इसके मैप से भली भांति परिचित हैं। हाल फिलहाल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पब्लिकेशन अपना निकाला है। उसके अंदर में बताते हैं कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो बहुत सारे स्पेसीज़ का एक होमलैंड है। बहुत सारे स्पेशीज़, लगभग इन्होंने बताया कि 428 स्पेशीज़, डिफरेंट स्पेशीज़ यहाँ पर रहते हैं। इंडियन सुंदरबंस की बात करें तो हमें पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। साथ ही साथ ये बे ऑफ बंगाल वाले कोस्टल रीजन को कवर करता है और ये इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में पाया जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसा ही है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है जहाँ पर हम रॉयल बंगाल टाइगर्स को खूब सारा पा सकते हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसार साइट है, सब कुछ है ये। तो अब तो सब हो गया है, पहले इतना सब कुछ में नहीं काउंट होता था। इंडियन सुंदरबंस जो है ना वहाँ पर बहुत सारी पक्षी, जिसमें से मास्क्ड, फिनफुट, बफी, फिश आउल, अब इन सब का नाम तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। किंगफिशर की ऐसी 12 स्पीसीज हैं जिसमें से 9 यहाँ पाए जाते हैं। गोलियाथ हेरन, स्पून बाइल्ड, सैंड पाइपर, ऐसे बहुत सारे। यहाँ पर ना क्या होता है, जब लो टाइड का टाइम होता है ना तो
जो मड फ्लैट्स होते हैं, मतलब कि जो निचले हिस्से के पानी के अंदर कभी कभी डूबे हुए जो रीजन्स होंगे वो ऊपर दिखने लगते हैं। और हमें पता है कि ये जो मड फ्लैट्स हैं जो कि लो टाइड में जब ऊपर की तरफ दिखने लगते हैं, ये ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच होने से क्या हुआ कि पक्षियों के लिए सबसे बेहतर जगह हो गया पिकनिक मनाने का। मतलब कि आखिर यहाँ पर वो अपने रास्ते में रुक सकते हैं, यहाँ पर खाने का बंदोबस्त भी है, बैठने का आराम करने का भी बंदोबस्त है। तो आराम से ये जो मड फ्लैट्स होते हैं या वेटलैंड्स होते हैं, ये खूब अच्छे से काम आ सकते हैं इन पक्षियों के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर अपने जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर अपना स्टॉपेज या फिर स्टॉप ओवर साइट जरूर से बनाते हैं। अगला आर्टिकल हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 32 चिल्ड्रन को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है बाल शक्ति पुरस्कार और एक होता है बाल कल्याण पुरस्कार। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल शक्ति पुरस्कार की। तो ये हर साल उन बच्चों को रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने इनोवेशन या फिर कुछ अच्छा स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट या फिर किसी सोशल सर्विस, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स या ब्रेवरी में कुछ भी एक अच्छा अचीवमेंट हासिल किया हो। ऐसे बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें कोई भी बच्चा जो कि 5 साल से 18 साल के बीच में है और इंडियन सिटीजन है और यहीं रहता है, इंडिया में ही रहता है, उसको बाल शक्ति पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें उसको एक मेडल, 1 लाख रुपए का कैश प्राइज, कुछ बुक वाउचर्स 10,000 रुपए के आसपास और सर्टिफिकेशन और साइटेशन मिलता है। 1996 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसका नाम था नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, जिसको 2018 में वापस से रीनेम किया गया बाल शक्ति पुरस्कार के रूप में। अब यहाँ पर एक है बाल कल्याण पुरस्कार। बाल कल्याण पुरस्कार जो है वो किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन दोनों को रिकॉग्नाइज कर सकता है जिन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट में, उनके प्रोटेक्शन में या फिर उनके वेलफेयर के लिए कोई भी सर्विस दी हो, उनमें अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हो, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया हो, उनको बाल कल्याण पुरस्कार मिल सकता है। याद रहे, बाल शक्ति पुरस्कार जो है वो केवल बच्चों को मिलता है, लेकिन बाल कल्याण पुरस्कार उनको मिलता है जो बच्चों के लिए कुछ करते हैं। अब वो कोई अकेला इंसान भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन और यहीं रहने वाला इंसान होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया हो, लेकिन अभी तुरंत के तुरंत नहीं, पिछले 7 साल से लगातार वो कुछ अच्छा कर ही रहे हो। तो ऐसे लोग का चयन किया जाता है बाल कल्याण पुरस्कार के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन की बात होती है, उस इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि वो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सरकारी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, पार्शियली फंडेड हो सकता है। और इन्होंने लगभग पिछले 10 सालों में चाइल्ड वेलफेयर के लिए खूब अच्छा काम किया हो और कंसिस्टेंटली अभी भी परफॉर्म कर रहे हो। इनका जो अवार्ड है ना, वो 3 अवार्ड्स होते हैं, 2 कैटेगरीज में, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। कैश प्राइस जो है जो 1 लाख और 50,000 रिस्पेक्टिवली इन लोग को मिलता है और 3 अवार्ड्स ऐसे दिए जाएंगे। इसका बैकग्राउंड की बात करें तो ये 1979 में बना था और इसको उस टाइम पर नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड के नाम से जाना जाता था, जो कि 2018 में इसको भी चेंज करके हमने बाल कल्याण पुरस्कार कर दिया। फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इसका आंसर नहीं बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हम नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।